एक छोटा सा कमरा, रात का वक्त और टेबल लैंप की हल्की रोशनी, साथ ही एक 24 साल का लड़का जो किताबों में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में नींद है मगर उसके ख्वाब इससे कई ज़्यादा बड़े हैं। टेबल पर हर जगह नोट्स बिखरे हैं, हाइलाइटर्स पड़े हैं और एक पुराने कॉफ़ी का कप जो बता रहा है कि इस रात भी ये लड़का सो जाने वालों में से नहीं है। सामने दीवार पर लिखा है हार्ड वर्क पेज ऑफ फ्यूचर्स ब्यूरोक्रेट और ओनली 2% पास, आई विल बी वन ऑफ देम। ये अल्फाज इस लड़के के लिए सिर्फ अब मोटिवेशनल कोर्स ही नहीं रहे बल्कि ये इसकी ज़िंदगी का मिशन बन चुका है। इस वक्त जहाँ पूरी दुनिया आराम कर रही है मगर ये लड़का अपना फ्यूचर लिखने में मसरूफ़ है। बहुत ही टूटी हुई सरकारी ऑफिस की कुर्सी पर अब वही लड़का बैठा है, वो भी डर कर और उसका चेहरा भी थका हुआ है। सामने मोटी मोटी फाइल्स का ढेर, हवा में उड़ती धूल और एक पुराना पंखा जो सिर्फ आवाज़ निकाल रहा है। 5 साल पहले जहां इसकी आंखों में चमक थी वो अब सिर्फ और सिर्फ थकान में बदल चुकी है। और फिर फ़ोन बजता है। जी सर, कल सुबह तक ये फाइल्स कंप्लीट होनी चाहिए और ये कोई मेरी बात नहीं, मिनिस्टर साहब का हुक्म है, समझे। फिर एक गहरी सांस, लड़का फ़ोन नीचे रखता है। उसका चेहरा बेजान हो चुका है। वो समझ चुका है जो ख्वाब उसने देखा था वो असल में एक जंजीर बन गया है। जिस तरह अब उसकी ज़िंदगी चल रही है उसका रिमोट उसके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है। एक फाइल साइन होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आखिर ये सिलसिला कब तक रुकेगा। वो लड़का एक ऑफिस से निकलता है तो दूसरे मीटिंग रूम में चला जाता है। आंखों के नीचे अब उसके डार्क सर्कल्स आ चुके हैं लेकिन काम जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी उसको सिंध भेज दिया जाता है तो कभी बलूचिस्तान और कभी कहीं दूर दराज इलाकों में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी ये बातें वो सोच ही रहा था कि रात के 2 बजे उसका फिर फ़ोन बजता है। जी सर, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, एक काम मिला है, अभी करो और सोने का तो सोचना भी मत। वो देखता है कि बेड पर कोने पर रखा उसका अपना वेडिंग एल्बम और सोचता है कि शायद ये फैमिली अब सिर्फ एक तस्वीर की हद तक ही महदूद रह गई है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ अब एक और फाइल, एक और मीटिंग और एक और ट्रांसफ़र पर आकर रुक चुकी है और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अभी ये जो स्टोरी आपने सुनी है ये कहानी है एक CSS ऑफिसर की। CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, पाकिस्तान का एक अहम एग्ज़ाम जो हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC कंडक्ट करता है। इसका मकसद पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए ऑफिसर्स को चुनना है जो ग्रेड 17 की जॉब्स को संभालेंगे। जब ये लोग एग्ज़ाम पास करते हैं तो इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम, टैक्स वगैरह में ऑफिसर बनाया जाता है। हालांकि CSS एग्ज़ाम का पास होने का रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है जो कि इस एग्ज़ाम की सख्ती और मुकाबले को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर CSS 2023 के एग्ज़ाम्स में 13,008 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया जिसमें से सिर्फ 210 स्टूडेंट्स ही कामयाब करार पाए जो कि सिर्फ 2.96% का पास रेशो बनता है। फिर जब भी कोई ये स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि अब मेरी ज़िंदगी सेट है। लोग समझते हैं कि CSS ऑफिसर बनने का मतलब है प्रोटोकॉल, पावर, इज्जत और एक शानदार लाइफ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है क्या असल में भी ये चीज़ें ऐसे ही हैं। चलिए हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। हर बंदा सोचता है कि CSS ऑफिसर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अफसोस के साथ ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। जब BS 17 ग्रेड से जॉब स्टार्ट होती है तो इनिशियल सैलरी 90,000 से 1,20,000 तक ही होती है जो कि हाँ एक अच्छा अमाउंट तो है लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव से बहुत कम है। सोचो एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बैंक मैनेजर की सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख तक होती है और एक CSS ऑफिसर जो 5 से 6 साल तक स्ट्रगल करता है और उसको तो सिर्फ गवर्नमेंट स्केल की ही सैलरी मिलती है। लेकिन फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल जॉब है और पेंशन और पर्क्स मिलते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं होते। फिर एक ऑफिसर को गवर्नमेंट का एक बहुत ही आलीशान घर भी दिया जाता है मगर हर किसी को नहीं। स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज PAS, पुलिस सर्विसेज PSP और फॉरेन सर्विसेज वाले ऑफिसर्स को VIP रेजिडेंसीज मिलते हैं। मगर ये सब तो एक बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद होता है। अभी एक असिस्टेंट कमिश्नर को ऑफिशियली गवर्नमेंट रेजिडेंस मिल सकती है मगर एक कस्टम ऑफिसर या इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसर को नहीं। कई ऑफिसर्स तो अपनी पॉकेट से घर का इंतज़ाम करते हैं जब तक उनका ग्रेड 19 या फिर 20 तक प्रमोट ना हो जाए।
इसके अलावा जब लोग सुनते हैं कि CSS ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से जो गाड़ी मिलती है तो उनका दिमाग फ़ौरन SUV या लग्जरी कार की तरफ चला जाता है, लेकिन असल में तो ये हर किसी के लिए नहीं होता। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक गाड़ी और ड्राइवर मिलता है, और एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को बाहर के मुल्क में एक लग्जरी व्हीकल भी मिलती है। फिर कस्टम और इनलैंड रेवेन्यूज़ और IRS ऑफिसर्स को सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए ही गाड़ी दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक असिस्टेंट कमिश्नर या DIG पुलिस के पास फुल टाइम गवर्नमेंट व्हीकल होती है, लेकिन एक रेलवे या इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये सहूलत नहीं मिलती। फिर इसके बाद आता है पावर एंड प्रोटोकॉल। ये वाहिद वो सहूलत है जो CSS ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इसी वजह से तो कई लोग इसी में अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स AC/DC को फुल प्रोटोकॉल मिलता है। पुलिस ऑफिसर्स SSP DIG को सिक्योरिटी और गवर्नमेंट कार्ड्स मिलते हैं। फिर इसके अलावा फ्री मेडिकल एंड VIP ट्रीटमेंट्स और भी बहुत कुछ। इन सब फैसिलिटीज़ के बावजूद जब आप एक CSS एग्ज़ाम पास करते हो तो असल मसला तब शुरू होता है जब आप सोचते हो कि आप सिस्टम का हिस्सा बन गए हो, मगर असल में तो सिस्टम तुम्हारा मालिक बन जाता है। जो इज्जत और पावर आपको दी जाती है वो सिर्फ तब तक है जब तक आप ऊपर वालों के हुक्म मानते हो, वरना ट्रांसफ़र, इंक्वायरी, सस्पेंशन सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर होता है। इस सिस्टम में सिर्फ वही ऑफिसर टिकता है जो कि मिनिस्टर का असल पपेट बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिशियंस के पर्सनल असिस्टेंट बना दिया जाता है। मिनिस्टर्स और MNAs ऑफिसर्स को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और जो इनकार कर दे उसका करियर ख़त्म। आपको यकीन नहीं आता तो ये डाटा देखें। एक असिस्टेंट कमिश्नर ने एक मिनिस्टर की फरमाइश पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर मिनिस्टर का बंदा आया और कहा, ये लोग हमारे सपोर्टर्स हैं, ऑपरेशन फ़ौरन रोक दो। असिस्टेंट कमिश्नर ने इनकार किया। फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? 2 दिन बाद उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे इलाके में कर दिया गया जहां सिर्फ जंगलात और पहाड़ थे। यानी कि अगर आप सिस्टम की नज़रों में आ गए कि ये नाजायज़ काम करने में रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो फिर आप सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हो। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा तो ये आपकी सोच है। सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के मुताबिक अगर किसी अफसर का रवैया सुपीरियर को पसंद ना आए तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर का तबादला बिना किसी वजह के भी कर सकती है। CSS ऑफिसर सिर्फ एक मजदूर की तरह पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर फॉलो करेंगे, वरना उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। अब आप ये रियल लाइफ एग्जांपल देख लें। एक ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर ने ताकतवर पॉलिटिशियन लीडर के इलीगल इंपोर्ट शिपमेंट्स को रोक दिया, और इसका रिजल्ट ये निकला कि उसी हफ्ते उस ऑफिसर को करप्शन केस में फंसाया गया और 1 महीने बाद उसको सस्पेंशन लेटर भी दे दिया गया। लाहौर का एक यंग CSS ऑफिसर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आया, उसने बड़ी बड़ी बातें सोची थीं। मुल्क के लिए काम करना है, करप्शन ख़त्म करनी है और ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करना है। मगर उसकी जब पहली पोस्टिंग हुई तो मिनिस्टर का पहला हुक्म ये था, मेरा भतीजा एक केस में फंसा है, उसे बचा लो। ऑफिसर ने मना कर दिया। फिर 1 हफ्ते बाद उसका ट्रांसफ़र इंटीरियर सिंध के एक ऐसे इलाके में कर दिया गया जहां ना पानी था ना पावर। पूरे 2 महीने बाद उसके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल हुई कि ये ऑफिसर सही काम नहीं कर रहा। फिर 4 महीने बाद वो ऑफिसर खुद ही रिज़ाइन कर गया। आपको 2022 का डॉक्टर रिजवान का वाक़या तो याद होगा। डॉक्टर रिजवान FIA का एक सीनियर ऑफिसर थे जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने कुछ बहुत बड़े पॉलिटिशियंस लीडर्स के खिलाफ इंक्वायरीज स्टार्ट भी की थी, लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर आया तो उसको कहा गया कि ये केस फौरी तौर पर बंद कर दो, लेकिन डॉक्टर रिजवान ने इनकार कर दिया। फिर नतीजा क्या निकला? उन्हें FIA से ही हटा दिया गया और कुछ अरसे बाद मालूम हुआ कि उनकी अब डेथ हो चुकी है। यानी कि जो भी कोई सिस्टम से टकराता है, यहाँ तो उसे हटा दिया जाता है या फिर उसे मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। 2019 का बशीर मेमन का वाक़या। बशीर मेमन जो कि FIA के डायरेक्टर जनरल थे और उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुक्म मिला कि ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स पर झूठे केसेस बनाकर उन्हें अरेस्ट करो। बशीर मेमन ने कहा कि मुझे पॉलिटिकल रिवेंज का तो हिस्सा मत बनाओ, यानी कि उन्होंने सिस्टम का हुक्म मानने से साफ मना कर दिया। फिर इसका नतीजा क्या निकला? टाइम से पहले ही उन्हें रिटायरमेंट दे दी गई। फिर 2022 का ये राव सरदार का वाक़या। पंजाब के IGP राव सरदार अली खान को पंजाब पुलिस का चीफ बनाया गया। उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने की कई कोशिशें भी की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन पर भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाने का दबाव डाला। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातें मानने से इनकार कर दिया तो सिर्फ 5 महीने बाद ही उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखने की कोशिश की थी। अब ये तो वो केसेस थे जहां ऑफिसर्स की जॉब्स छीन ली गई, उन्हें ट्रांसफ़र करा दिया गया। लेकिन अब आप ये डाटा देखें,
पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात ऐसे भी सामने आए हैं जहां प्रेशर की वजह से सीएसएस ऑफिसर ने अपनी जान ले ली। ये डाटा हमें शो करेगा कि कैसे एक सीएसएस ऑफिसर को बहुत सारे प्रेशर का सामना करना पड़ता है। नबिया चौधरी, जो कि ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप की प्रोबेशनर ऑफिसर थी, वो लाहौर के एक हॉस्टल में उनकी बॉडी जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन है तो इसे फौरी तौर पर खुदकुशी करार दे दिया, लेकिन उनकी फैमिली और फ्रेंड्स तो कुछ और ही कहते हैं। फिर बिलाल पाशा, जो कि बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अपने कमरे में मर्डर पाए गए। पुलिस के मुताबिक तो उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी, लेकिन उन पर भी बहुत ज़्यादा सिस्टम का प्रेशर था जो कि वो ना झेल पाए। अब ये सारा डाटा हमें ये इशारा देता है कि कैसे एक सीएसएस ऑफिसर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। वो लोग जो सिस्टम के हक में खड़े हो जाते हैं, उन्हें तो बहुत सारे पैसे, गाड़ियाँ, बंगले, सर्वेंट्स और भी न जाने क्या कुछ दिया जाता है, लेकिन जो सिस्टम के खिलाफ जाकर एक्शन लेते हैं वो या तो अपनी जान ले लेते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये सिलसिला फिर यूं ही चलता रहता है। तो लास्ट में ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले वक्त में जो कोई भी सीएसएस ऑफिसर बनना चाहता है तो वो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहे। हालांकि सीएसएस के अलावा भी कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर रहकर आप मुल्क की खिदमत कर सकते हो बिना किसी सिस्टम के प्रेशर के। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ, फ्रीडम और क्रिएटिव वर्क चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग सीएसएस से काफ़ी बेहतर ऑप्शंस हैं। और अगर तो सिर्फ आपको इज्जत चाहिए तो इसके और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम बदलना चाहते हो तो इसका हिस्सा रहकर नहीं, बल्कि इस सीएसएस वाले चक्कर से बाहर निकलकर भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब ये सवाल तो सिर्फ आप पर ही है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे।